गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके पेपर 12th में यूनिट 4th में मेंशन कैंसर उसकी देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि कैंसर किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, प्रोटो ओंकोजीन्स क्या हैं और सेलुलर लेवल पर ये किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और कैसे होता है और क्या कारण इसके रहते हैं, वो हम सब देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर आपने सबने नाम सुना होगा एक बीमारी का। तो इसका सेल्यूलर बेस क्या है, यानी कैसे होता है, सब जानते सब हम कैंसर है, कैंसर में ट्यूमर हो जाता है अंदर बॉडी में, ये सब हमने सुना है। तो कैंसर अपने आप में क्या है कि एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड होती है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी जो सेल है डिवाइड होके, यानी पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है उसकी एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित लिमिट होती है कि इस टाइम तक और इस लिमिट तक ही ये ग्रो करेगी, यानी डिवाइड होगी, डिवीज़न करेगी, विभाजित होगी। उसके बाद स्वतः ही ये अपने आप नष्ट हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसको कि कहा जाता है एपोप्टोसिस, यानी कि नेचुरल प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी नेचुरल उसकी डेथ हो जाती है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड डेथ होती है उसकी, ऐसा नहीं कि अचानक हो जाती है। तो ये एपोप्टोसिस कहलाता है। तो नॉर्मल ये कंडीशन रहती है कि कोई भी जब सेल विभाजित होगी, विभाजित होने के बाद पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, वो पुत्री कोशिकाएं वापस से फिर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, और एक जब टाइम लिमिट आ जाता है तो वो अपने आप, बहुत से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं कि वो जो कोशिकाएं हैं मृत हो जाती है अपने आप ही नेचुरल तरीके से। वो प्रक्रिया एपोप्टोसिस कहलाती है। अब क्या होता है, अगर ये प्रक्रिया ना हो, यानी कि एपोप्टोसिस ना हो, कोशिकाएं आगे बढ़ती ही जाए, वो सारे फैक्टर जो कोशिकाओं की संख्या, विभाजन को कंट्रोल करती है, वो नहीं हो, उनमें किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाए नेचुरल कंडीशन में, तो क्या होगा कि कोशिकाएं आगे विभाजित होती ही रहेगी। ये विभाजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोशिकाएं विभाजित हो के, इकट्ठी हो के वहाँ पे एक ट्यूमर का निर्माण करती है। तो ये जो नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल में जो लॉस है वो कैंसर का कारण है, और ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है कोशिकाओं का, यही कैंसर कहलाता है। और नॉर्मल टिश्यू में जो सेल ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बैलेंस रहती है। ओल्ड सेल डेथ एंड नॉर्मल, यानी नई सेल का बनना भी और पुरानी सेल का नष्ट होते रहना, ये बैलेंस में रहता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्बेड हो जाता है और कोशिकाएं विभाजित ही होती रहती है, उनका नष्ट नहीं होती है। वो पुरानी कोशिकाएं नष्ट नहीं होती है, नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जब नई कोशिकाएं बनती रहेगी, पुरानी नष्ट नहीं होगी, तो वहाँ पे कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाएगा, एक मास इकट्ठा हो जाता है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो यही कैंसर कहलाता है। और ये जो है डिसरप्शन, ये कई कारणों से होता है कि किन किन कारणों से, जैसे कि कुछ तो जेनेटिक होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, यानी कायिक कोशिकाओं में, क्योंकि ये इसमें क्या है, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री बहुत कम होता है। जर्म लाइन में, यानी जर्म सेल में ये बहुत कम है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनमें कम देखने को मिलता है। हेरिडिटी यानी जेनेटिक जो कारण है वो कम है, 5 से 10% ही होता है। बाकी इनका जो मेन कारण है वो है म्यूटेशन। सबसे मेन है कि नॉर्मल जो कंडीशन है सेल को ग्रो करने की, नॉर्मल ग्रोथ रेट जो है उनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर इसका कारण बनता है। बाकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि कैंसर को पैदा करने वाले केमिकल्स, रेडिएशंस और सम वायरसेस। बॉडी में कुछ अपने वायरस होते हैं जो कि अपने अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं कैंसर को कॉज करने के लिए, वो कहलाते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तो वो
ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कि कैंसर को पैदा करते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैंसर को नहीं पैदा करते हैं, वो केवल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर उनमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो कैंसर का कारण बनते हैं। और इसका मेन क्या है कि जेनेटिक डिजीज़ है मेनली ये। तो इनमें क्या होता है, उन जीन्स में नॉर्मल चलते रहते हैं, वो नॉर्मल ग्रोथ, लेकिन जैसे ही म्यूटेशन हुआ तो वो जीन्स ऑल्टर्ड प्रोटीन्स का निर्माण करता है। कैसे कैसे, सेल डिवीज़न के टाइम, या कोई एक्सटर्नल एजेंट्स आ जाए, या कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए तो म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन हम सब जानते हैं कि अचानक से जीन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन से क्या होगा कि जो जीन सामान्य अपना कार्य करता है वो काम में नहीं करके एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करता है। तो इस तरीके से वो म्यूटेशन जो है कैंसर के लिए जिम्मेदार है। ज़्यादातर ये सोमेटिक सेल्स में हो जाता है और कुछ कुछ जो है वो जर्मलाइन सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी दिखाई देता है, या जिनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है उनमें भी, पुत्री कोशिकाओं में भी थोड़ा बहुत ही 5 से 10% दिखाई देता है। और सबसे जो रोल पैदा करते हैं कैंसर डेवलपमेंट में, कि कैंसर में है कौन कौन से उत्तरदायी जीन्स जो हैं, मेनली तो क्या है, ऑन्कोजीन्स है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है और डीएनए रिपेयर जीन्स है। ऑन्कोजीन्स, जैसा कि आप जानते हो, ऑन्कोजीन्स कैंसर को कॉज करने वाले जीन्स होते हैं। और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर अभी मैंने बताया था आपको कि जब सेल ग्रो करती ही जाएगी तो एक मास सेल्स का, टिश्यूज़ में क्या है, कोशिकाओं का समूह जो इकट्ठा हो जाता है मास, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो वो ट्यूमर को सप्रेस कोई करने वाला ही नहीं है, कोई जीन ऐसा, नॉर्मल जो सेल है कैंसर सेल के अलावा उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव रहता है। इससे क्या होता है, ट्यूमर नहीं बनता है। सप्रेस यानी उसकी एक्टिविटी को दबा देना। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव रहता है, लेकिन कैंसर सेल में जब कैंसर कोई बनाता है सेल तो उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव हो जाता है, उसकी एक्टिविटी को कोई दबाने वाला नहीं रहता है ना। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, एक्टिव रहता है, अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता, कैंसर सेल में नहीं करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो इससे ट्यूमर बनता ही जाता है। तीसरा जो है डीएनए रिपेयर जीन्स। डीएनए रिपेयर जीन्स हम सब जानते हैं कि जो डीएनए को रिपेयर करते हैं। तो नॉर्मल जो सेल है, जब नॉर्मल सेल डिवीज़न होता है तो जो डीएनए रिपेयर जीन इनएक्टिव रहते हैं। कब, हमेशा नहीं, जब एक निश्चित टाइम और लिमिट आ जाती है कि अब सेल को आगे ग्रो नहीं करना है तो डीएनए रिपेयर जेनेटिक मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है, ताकि कि टूट फूट या कभी कुछ हो तो कोशिकाओं में तो वो नहीं हो और अपने आप ही उसकी सेल डेथ हो जाए। लेकिन जब कैंसर सेल है वो डीएनए रिपेयर जीन को एक्टिवेट कर देती है। जो डीएनए रिपेयर जीन्स है उनको एक्टिवेट कर देती थी। अगर कोई टूट फूट भी हो जाती है तो वो हाथों हाथ वो जीन्स एक्टिव करता जाता है उसको, सेल्स को। तो इससे सेल्स नष्ट होती ही नहीं है और वो ग्रो आगे करती रहती है। हम देखते हैं ट्यूमर व्हाट इज ट्यूमर। ट्यूमर एक एबनॉर्मल मास है टिश्यू का जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन से उत्पन्न होता है। ये दो प्रकार का होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि कैंसरस होता है यानी कैंसर का कारक बनता है, और बिनाइन ट्यूमर जो नॉन कैंसरस होता है जिससे कोई कैंसर शायद पैदा हो या नहीं हो, लेकिन बिनाइन का मतलब होता है शांत, मैलिग्नेंट यानी उग्र रूप। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो क्या करता है कि जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है वहाँ पे तो होता ही है, वहाँ से ये बाकी सारे ऑर्गन्स तक, अंदर कोशिकाओं तक, बाकी और टिश्यू भी या बॉडी के और भी पार्ट तक आगे फैलता ही जाता है। और बहुत हाई रेट होती है इसकी डिवीज़न की। और ये क्या है, इसकी जो फैलने की जो एक्टिविटी वो मेटास्टेसिस कहलाती है। हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ मेटास्टेसिस। और ये सर्कुलेट होती रहती है और इसको बहुत ही ट्रीट करना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर कोशिकाओं तक, अंदर तक चला जाता है, अंदर तक अपनी ग्रोथ को कर लेता है, तो उसका निकालना बहुत मुश्किल है। तो मेटास्टेसिस जो है हम देखते हैं वो क्या है कि जब कोई ट्यूमर जहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, वो जो कंडीशन है उसकी वो कहलाता है प्राइमरी ट्यूमर, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। फिर जब ये स्टार्ट होके बॉडी के अन्य पार्ट को भी घेर लेता है,
यानी कि अपनी जो ग्रोथ है वो बॉडी के आगे तक भी शो करता है, तो वो जो लोकेशन है इसकी, जो कैंसर की कि बॉडी के आगे तक स्प्रेड हो गया, वो जो लोकेशन है वो सेकेंडरी ट्यूमर कहलाता है। जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, स्टार्ट हुआ, वो जगह प्राइमरी ट्यूमर, और अपनी जो ट्यूमर कोशिकाएं हैं वो मेटास्टेसिस के थ्रू, उसको मेटास्टैटिक ट्यूमर भी कहते हैं या सेकेंडरी ट्यूमर भी वो कहलाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे बेसल लेमिना ऑफ एपिथेलियम, इनमें ये शो करता है। और ये क्या करता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो सेल्स को आगे बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, ब्रेक करता रहता है और बढ़ाता रहता है, आसानी से अटैचमेंट हो जाता है। तो इस कारण से इसकी जो कंडीशन है फैलने वाली, बहुत जल्दी फैलती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में माइग्रेट हो जाता है, इसके कारण इसके ईजिली फैल जाता है आगे। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो ऊतक है, कोशिका ऊतक टिश्यूज है, उसमें कितना आसानी से अंदर तक फैल जाता है। ओरिजिनेट कहीं और से हुआ है, लेकिन इसने इन्वेड कर दिया, आक्रमण जैसा आक्रमण करते हैं उस तरह पूरी कोशिकाओं को ये घेर लेता है और पूरी तरीके से अपनी सेल्स की ग्रोथ को शो करता है। तो इस कारण से इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर लेवल देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये मेटास्टेसिस कैसे कैसे होता है। तो इसमें क्या प्राइमरी ट्यूमर आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी ट्यूमर है, फिर ये किस तरीके से फैल करके अंदर की ओर जो है स्ट्रोमेटल सेल्स जो है अंदर की ओर फैलती जाती है। उसमें कई प्रकार की गैलेक्टिन 1, 3, 8 और गैलेक्टिन 3 में जैसे अल्फा 1, बीटा 1, इंटीग्रिन, ये जो है इंटीग्रिन और ये जो है ये सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के पार्ट्स हैं जो कि इसके सहायक है, जो कि सेल्स की डिवीजन में सहायक होती है, सेल डिवीजन में ये जो शो करती है। और एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस यानी कि न्यू ब्लड सेल्स का निर्माण, क्योंकि कोई भी जब सेल साइकिल या सेल ग्रोथ होगी तो नई कोशिकाएं बनने के लिए एंजियोजेनेसिस यानी ब्लड वेसल्स का होना जरूरी है, तो ये इसमें सहायता कर रही है। तो एंजियोजेनेसिस जो है प्रक्रिया चालू हो जाती है ताकि नई कोशिकाएं बने। नई कोशिकाओं में जो ब्लड सप्लाई होती है वो एंजियोजेनेसिस के थ्रू होती है। उसमें गैलेक्टिन 3 जो मॉलिक्यूल है वो सहायक है इसमें। बाकी इन्वेशन एंड माइग्रेशन में गैलेक्टिन 1, गैलेक्टिन 3, गैलेक्टिन 8 ये सब सहायक है, और होमोटिपिक एग्रीगेशन में गैलेक्टिन 1 और गैलेक्टिन 3 दो ये सहायक है इसके इन्वेशन में। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल है। आगे हम देखते हैं कि बिनाइन ट्यूमर। व्हाट इज बिनाइन ट्यूमर? बिनाइन का मतलब होता है शांत, जो ज़्यादा उथल पुथल ना मचाए। वो जहाँ स्टार्ट होता है वहीं पे रहता है, बॉडी के आगे किसी पार्ट पे डिवाइड नहीं होता है, स्प्रेड भी नहीं होता है, लोकलाइज्ड रहता है और साइज में छोटा होता है। उसकी स्लो रेट भी स्लो होती है डिवीजन की, और नॉर्मल सेल जो सेल्स क्लोजली रिलेटेड होती है उसके जैसा ही लगता है नॉर्मल सेल्स की। और ये क्या करता है, जैसे मैलिग्नेट तो क्या करता था, ऑर्गन्स को ब्रेक कर करके कोशिकाओं का निर्माण करता रहता था, लेकिन ये कोई ब्रेक नहीं करता है ओरिजिनेटिंग ऑर्गन में, और इसको सर्जरी से आसानी से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये अंदर तक किसी टिश्यू में अंदर एंट्री नहीं करता है, जहाँ पे ओरिजिनेट होता है वहीं पे ही लोकलाइज्ड रहता है, तो इसको रिमूव करना बहुत आसान रहता है। क्लासिफिकेशन हम देखें कैंसर का कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, किस किस टाइप में हो सकता है। तो जैसे कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, जर्म सेल ट्यूमर, ब्लास्टोमा। तो कार्सिनोमा क्या है कि ऐसे कैंसर जो कि एपिथेलियल सेल्स से डिराइव होते हैं वो कार्सिनोमा कहलाते हैं। सार्कोमा जो कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड जो कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनमें जब कैंसर्स या उनके थ्रू होता है, उनकी कोशिकाओं के थ्रू होता है तो वो सार्कोमा कहलाता है। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, हम जानते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो हिमेटोपोइटिक जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं, रक्त कणिकाएं में जो कैंसर होता है तो उनको लिम्फोमा, ल्यूकेमिया का टर्म दिया जाता है। जर्म सेल ट्यूमर जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जैसे कि ओवरी या सेमिनोमा एंड डिसजर्मिनोमा,
ये जो टेस्टिकल्स एंड ओवरी है, टेस्टिस और ओवरी में जब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तब जर्म सेल ट्यूमर कहा जाता है। ब्लास्टोमा जो प्री मैच्योर या इमैच्योर या प्रीकर्सर है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू, उनके उनमें जब होता है या उनसे डिराइव होता है तो उसको ब्लास्टोमा का टर्म दिया जाता है उस कैंसर के लिए। तो ये इनके हैं क्लासिफिकेशन। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। कैंसर, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीज़न है इसका। माइटोटिक डिवीजन्स के थ्रू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही करता रहता है। उसके कारण क्या, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ इसकी होती रहती है, कोई निश्चित ग्रोथ नहीं है, एक पिंड जैसा बन जाता है, वो ट्यूमर कहलाता है। तो अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के और डिवीजन के कारण जो सेल्स बढ़ती भी जाती है वो ट्यूमर कहलाती है। उस ट्यूमर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं कभी कभी। तो और ये क्या है कि नॉर्मल सेल्स से कोई लेना देना नहीं होता, ये इनका कोई नॉर्मल सेल्स से कोई वो नहीं रहती है, मतलब अटैचमेंट नहीं रहता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है। इनमें कम्युनिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाती है कैंसर सेल में। तो कम्युनिकेशन ही नहीं रहता है, वो आगे बढ़ती जाती। अगर कम्युनिकेशन हो ना तब तो फिर भी थोड़ा बहुत रुक भी जाए, लेकिन बढ़ती जाती है। अच्छा, इनमें क्या है, कोई भी इन जो कोशिकाओं में, कैंसर कोशिकाओं में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन होने का मतलब है कि कोशिकाएं विभिन्न कार्यों के लिए, जब कोशिकाएं की वृद्धि होती है, नई सेल का निर्माण होता है, तो वो विभिन्न कार्य करने के लिए विभाजित होती है। लेकिन कैंसर सेल्स ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, वो केवल ग्रो करती रहती, नई कोशिकाएं वैसी की वैसी बनाती रहती है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। तो डिफरेंशिएशन इसमें नहीं होता है और आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और एंटी ग्रोथ सिग्नल्स सराउंडिंग सेल्स से जो सेंसिटिविटी है वो सब लॉस्ट हो जाती है इनकी। और जो नेबरिंग सेल्स है उसका जो एडेशन है, वो भी एडेशन होगा तो कुछ रुकावट होगी उनकी सेल ग्रोथ में, लेकिन वो सब खत्म हो जाता है, तो आसानी से सेल ग्रो करके नेक्स्ट टिश्यू में स्प्रेड होती रहती है। तो ये इसके कुछ नॉर्मल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैंसर की, प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल सेल ग्रो करती है और एबनॉर्मल सेल यानी कि कैंसर सेल किस तरीके से ग्रो करती है। नॉर्मल सेल जब डिवाइड होगी, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, डॉटर सेल से जब ये दोबारा से डॉटर सेल बनाएगी, तो बस उसके बाद जो सेल है, जैसे कि जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेटेड नहीं रहते, नॉर्मल रहते हैं, जो सेल डैमेज रिपेयर सिस्टम है वो वर्क करेगा, है ना, और वर्क नहीं करेगा और सेल जो कोशिकाओं की क्षति होती रहेगी, तो या तो वो एपोप्टोसिस के थ्रू या एक दूसरी प्रक्रिया है नेक्रोसिस, यानी कि क्षत विक्षत होना। कोई दुर्घटना से जब चोट पहुंचती है तो नेक्रोसिस कहलाती है, तो या तो नेक्रोसिस के थ्रू या फिर एपोप्टोसिस के थ्रू सेल्स की डेथ हो जाती है। ये है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सेल साइकिल या नॉर्मल सेल ग्रोथ। एबनॉर्मल यानी कैंसर सेल कैसे डिवाइड होती है, कैंसर सेल डिवाइड होगी तो जो फर्स्ट म्यूटेशन हो जाएगा, फर्स्ट ही म्यूटेशन होने से जो नॉर्मल सेल साइकिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें या जीन्स हैं, जीन्स में म्यूटेशन हुआ, तो जो जीन्स नॉर्मल सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहे थे वो कंट्रोल ना करके एक अनकंट्रोल ग्रोथ करते ही रहते हैं। तो म्यूटेशन हो के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो सेल्स की शो होती है। अब जो कारण है वो हम देख ही चुके हैं कि जो 90 से 95% एनवायरमेंटल है और जो 5 से 10% है वो जेनेटिक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या है, मेन तो टोबैको, डाइट है, ओबेसिटी यानी मोटापा है जो 30 से 35% है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जैसे कि वायरस का या कोई भी ऐसा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हो सकते हैं। रेडिएशन, आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग 10% किसका प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस जो हम लेते हैं टेंशन या स्ट्रेस से हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ तो है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत, क्योंकि इनमें क्या, एनवायरनमेंट में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में जाते हैं और जीन्स में म्यूटेशन कॉज करते हैं। म्यूटेशन कॉज होने से
सेल साइकिल या सेल की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जो इनहेरिटेड जेनेटिक्स के थ्रू किस तरीके से होता है कि जीन में जब टिश्यू की ग्रोथ रेगुलेशन वो फेलियर हो जाता है, यानी कि सेल साइकिल या सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले जो जीन्स हैं, रेगुलेट करने का मतलब है कंट्रोल करना, अब स्टॉप कर देंगे ग्रोथ को, तो वो जो स्टॉप करने वाले या रेगुलेट करने वाले जो जीन्स है उनमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो स्टॉप नहीं कर पाते हैं सेल ग्रोथ को, और वो कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, तो उनमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर बनता है। और नॉर्मल सेल जो है वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है, ऑल्टर्ड हो जाती है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ऑल्टर्ड हो जाता है। तो जीन्स है जो जिम्मेदार होते हैं, मेन दो जीन्स होते हैं कैंसर के लिए, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ऑन्कोजीन्स आर जीन्स दैट प्रमोट सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। तो ऑन्कोजीन्स अगर एक्टिवेट नहीं हो तो सेल की कोई ग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा उसका। लेकिन ऑन्कोजीन्स अगर एक्टिव हो गए तो सेल की ग्रोथ भी होती रहेगी, रिप्रोडक्शन भी होता रहेगा। दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर जीन्स दैट इनहिबिट सेल डिवीजन एंड सर्वाइवल्स। सेल डिवीजन एंड जो डिवीजन है उसको इनहिबिट करता है। ये ध्यान देना कि ट्यूमर सप्रेसर जीन सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है, स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल सेल में होता है ऐसा, लेकिन कैंसर सेल में क्या क्या रहेगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी क्या होगा, जब म्यूटेशन हो जाए, अगर उसमें म्यूटेशन होने से ट्यूमर सप्रेसर जीन अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, तो क्या होगा, सेल साइकिल, सेल ग्रोथ होती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी। फिर है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि ऑन्कोजीन भी एक्टिवेट हो गया और ट्यूमर भी बन रहा है। तो स्टार्टिंग में जब ट्यूमर बनता है या सेल साइकिल होता ही रहता है या होती रहती है ग्रोथ जब, तो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी मालूम नहीं चलेगा, कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे। लेकिन जब ट्यूमर बड़ा हो जाता है और कोशिकाएं ग्रो करती रहती तब जाके वो डायग्नोस हो पाता है, तब हमें पता चलता है। और जो हम देखते हैं कि कैंसर का कारण जो है कि सेल डिवाइड होती रहती है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो सेल की जो मृत्यु है नेचुरल तरीके से दो प्रकार से होती है। एक तो है एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड यानी कि जो पूर्व तैयारी के साथ जो कोशिकाओं की मृत्यु होती है वो रेगुलेटेड है सेल डेथ, उसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं एपोप्टोसिस को। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब कोशिकाएं जब टाइम आ जाता है एक निश्चित टाइम और ग्रोथ पे, तो जब कोशिकाओं का क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने का मतलब सिकुड़ जाएगा क्रोमेटिन, न्यूक्लियस का जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है वो, और सेल श्रिंक हो जाएगी, कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी अर्ली स्टेज में ही। सिकुड़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, टूट जाएगी, टूट फूट जाएगी, और फिर एक जो फैगोसाइट्स के द्वारा एंगल्फ हो जाएगी, यानी कि फैगोसाइट्स उस कोशिकाओं को अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो इस तरीके से तो एपोप्टोसिस होता है, यानी कि सेल की नेचुरल डेथ होती है। ये कई प्रकार के सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेसेस के थ्रू होता है, और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स्मॉलर बॉडीज में टूटकर और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो एपोप्टोसिस है। नेक्रोसिस यानी कि लीदल इंजरी, इसको इंजरी भी कहते हैं। मान लो कोशिकाओं में किसी प्रकार की टूट फूट चोट फूट लग जाए इंटरनल जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उससे क्या, कभी जैसे सेल जो है स्वेलअप हो जाएगी, सूज करके रप्चर हो जाती है अपने आप ही। इसमें जो इंट्रा सेलुलर अंतर कोशिका अंतरा कोशिकीय जो कंटेंट है वो डैमेज हो जाते हैं और अंदर सूजन घाव हो जाते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा है कि ये अनप्रोग्राम्ड है, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम्ड में तो क्या स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है चीज़ें, और लिविंग टिश्यूज एंड सेल्स की डेथ हो जाती है। और इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव पैदा होते हैं, और अंत में क्या होता है कि सेल की कोशिकाओं का लाइसिस ही हो जाता है, लयन ही हो जाता है, बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है सेल।
तो ये 2 कारण हैं जो सेल साइकिल नॉर्मल सेल साइकिल में होते हैं, लेकिन कैंसर सेल में ये दोनों चीज़ नहीं रहती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोजीन तो हम जानते ही हैं कि ऑन्को जो वर्ड है एक ट्यूमर को हम कहते हैं। ऑन्कोलॉजी जो कि डील्स विद मेडिसिन, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। कैंसर का एक अध्ययन है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें कैंसर किस प्रकार से होता है और इसके क्या क्या लक्षण है, इसका ट्रीटमेंट कैसे और इसका उपचार कैसे किया जाता है, ये ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑन्कोजेनिक वायरस जो कि वो वायरस जो कि ऑन्कोजीन में म्यूटेशन कॉज करते हैं, वो ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि नॉर्मल होस्ट सेल में, वायरस का हम सब जानते हैं कि वायरस की टेंडेंसी ही रहती है जैसे ही बॉडी में एंटर हुए होस्ट सेल के जो मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म, उसमें अपनी सेल्स को अपने जो जीन्स है इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो जो आगे सेल ग्रोथ होती है वो वायरस की होती है, ना कि होस्ट सेल की। इस तरीके से जो होस्ट सेल है वो तो डैमेज होती जाती है, लाइसिस हो जाता है, और होस्ट जीनोम वायरस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। तो इस तरीके से अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता रहता है होस्ट का, जो ट्रांसफॉर्म सेल होती है, और फिर वो ऑन्कोजेनिक यानी कि कार्सिनोजेनिक कोशिकाओं में निर्मित हो जाती है। ऑन्कोजीन्स जो है विच कैन कॉज कैंसर आर नोन एज ऑन्कोजीन। तो नॉर्मल सेल, ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स एंड इन नॉर्मल सेल में वो क्या कहलाते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स के पूर्व की अवस्था, प्रोटो यानी पूर्व, तो नॉर्मली ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स रहते हैं। लेकिन जब इनमें पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से, बहुत से लगभग 100 तक ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। रास जीन या सी माइस जीन या सी एम वाई सी, एवियन माइलोसाइटोमा वायरस के जो जीन्स है, ये कुछ एक प्रकार है प्रोटो ऑन्कोजीन्स के, ये हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं, ये नॉर्मली सेल साइकिल में पाए जाते, नॉर्मल जो है सेल ग्रोथ में ही पाए जाते हैं। लेकिन जब कोई इनमें अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तो ये क्या होता है, इनमें म्यूटेशन होने से ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ होती रहती है। अब हम देखते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स में एक्चुअल में क्या होता है, कि इनमें मेन क्या होता है कि कैसे कन्वर्ट होते हैं, एक्टिवेशन कैसे होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स का ऑन्कोजीन्स में। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में मेनली क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन या पॉइंट म्यूटेशन किसी प्रकार का भी हो सकता है। इसमें जो प्रमोटर एनहांसर है, इसमें मॉलिक्यूल्स इंसर्ट हो जाते हैं जिससे कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इनमें कई प्रकार से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के चलते ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनके जो अपोजिट रहते हैं एंटी ऑन्कोजीन्स या ऑन्कोसप्रेसर जीन्स। द जीन्स विच प्रिवेंट कैंसर, जो कि कैंसर को रोकते हैं, वो एंटी ऑन्कोजीन्स या ऑन्कोसप्रेसर जीन इनके अपोजिट रहते हैं। ये रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को, जो कि नॉर्मल में होते हैं। और एबनॉर्मल जब होगा, जो म्यूटेटेड, अगर इनमें म्यूटेशन हो गया, एंटी ऑन्कोजीन्स, जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स तो ऑन्कोजीन्स की पूर्व अवस्था है, उनमें अगर म्यूटेशन नहीं हो तो वो नॉर्मल सेल साइकिल ही करेंगे। लेकिन मान लो ऑन्कोजीन्स की बजाय एंटी ऑन्कोजीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, वो क्या करते हैं, एंटी ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल ग्रोथ में सहायक है, लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन हो गया या फिर एक डिलीटेड हो गए तो ये कैंसर को कॉज करते हैं। कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन, जैसा कि ये हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे कैंसर कॉज हो सकता है या म्यूटेशन कैसे हो सकता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या क्या काम करता है, किस तरीके से ट्यूमर को सप्रेस करता है, वो क्या करता है, एपोप्टोसिस को इनिशिएट करता है, और न्यूक्लियर फॉस्फोप्रोटीन है उनको अनस्टेबल करता है, और इट कैन एक्टिवेट डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स, डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है व्हेन डीएनए हैज सस्टेन डैमेज, वो काम करता है। और ये क्या करता है, जो सेल साइकिल है उसको अरेस्ट करता है, यानी कि उसको रोक देता है। जब जीवन से एस में रेगुलेशन पॉइंट है, वहाँ पे डीएनए डैमेज को पहचान करके सेल साइकिल की ग्रोथ को रोक देता है। इस तरीके से आगे सेल ग्रोथ नहीं होती है अनकंट्रोल्ड।
तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनके थ्रू सेल साइकिल को नॉर्मल सेल साइकिल चलता रहता है। जो P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो सबसे पहले तो क्या करेगा, सेल साइकिल अरेस्ट करेगा यानी कि रोक देगा, तो उससे सेल ग्रोथ अपने आप ही रुक जाएगी। एपोप्टोसिस को इनिशिएट करेगा तो उससे सेल की कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही वो नहीं होगा, कोशिकाएं आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो हमने देखा कि ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन कैसे सहायक हैं कैंसर को कॉज करने में। अब हम लास्ट में देखते हैं कि व्हाट नॉर्मल सेल और कैंसर सेल किस प्रकार से अंतर रहता है दोनों में। नॉर्मल सेल जो है वो है कि जो कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ रहती है इनकी, और कैंसर सेल में अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहती है, सेल की होती रहती है। नॉर्मल सेल में जो कांटेक्ट रहता है, इनहिबिशन रहता है, और कैंसर सेल में कोई कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं रहता है। लेकिन ये है कि जो नॉर्मल सेल है उसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं नेबरिंग सेल्स होती हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन रहता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो है कैंसर सेल में नहीं रहता है। इसका जो नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस है वो नॉर्मल ही रहता है, और इसमें अबनॉर्मल यानी कि संख्याओं में भी ज़्यादा, साइज में भी बड़ा रहता है। नॉर्मल सेल ऑर्गेनाइज रहती है, सिंगल लेयर रहती है, और कैंसर डिसऑर्गेनाइज यानी मल्टी लेयर। डिसऑर्गेनाइज हम सब जान सकते हैं किस तरीके से, कि बहुत सारी रहेगी तो कोई अरेंजमेंट नहीं रहता उनका। नॉर्मल सेल ग्रोथ करते से ही डिफरेंशिएटेड हो जाती है विभिन्न कामों के लिए, जबकि कैंसर सेल में कोई विभाजन या विभेदन नहीं पाया जाता है। नॉर्मल सेल में जो कैंसर सेल है, जैसा कि हम देखते हैं मेटास्टेसिस एंड एंजियोजेनेसिस आवश्यक रूप से ही पाया जाएगा। नॉर्मल सेल में इस तरीके से एबनॉर्मल कोई फिनोमेना नहीं रहता है कि मेटास्टेसिस एंड एंजियोजेनेसिस विशेष रूप से कैंसर सेल में पाया जाता है। मेटास्टेसिस यानी कि कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ती जाती है, और एंजियोजेनेसिस यानी कि नई ब्लड कोशिकाओं का बनना हुआ एंजियोजेनेसिस कहलाता है। ये कैंसर सेल में पाया ही जाएगा, जबकि इसमें लिमिटेड होता है, ग्रोथ जो उसकी लिमिटेड होती है। नॉर्मल सेल में एपोप्टोसिस पाई जाती है यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, लेकिन कैंसर सेल में कैंसर सेल एपोप्टोसिस होती ही नहीं है, सेल ग्रो करती रहती है, करती ही रहती है। नॉर्मल सेल जो है उसमें टीलोमरेज जो एक्टिविटी है स्टॉप हो जाती है। टाइम लिमिट भी है कि 50 सेल साइकिल के बाद जो टीलोमरेज एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। टीलोमरेज जो एंजाइम होता है कोशिकाओं को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है, जो कि कैंसर सेल में बनता ही रहता है, उसकी एक्टिविटी शो होती रहती है। तो बच्चों ये हमने देखा अंत में कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अंतर। तो ये नॉर्मल सेल इस तरीके से होती है और कैंसर सेल। तो ये आज का जो ये था वीडियो हमारा कैंसर पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।